क्या हाल है आप सबके। मेरा नाम डॉक्टर एनके शर्मा है। कल मैंने एक वीडियो डाला था, लास्ट मिनट रिकॉल इवोल्यूशन चैप्टर एनसीईआरटी की लाइंस आपको आपके साथ डिस्कस की थी। उसमें मैंने आपसे ये कहा था कि अगर इस चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर आप में से बहुत लोगों ने मुझसे कहा था कि इसे करिए, और इसीलिए एनवायरमेंटल इश्यूज जो मेरी सीक्वेंस में था उसको रोक के मैंने पहले इवोल्यूशन किया। तो और आपसे ये कहा कि आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, आज मैं उसको रिकॉर्ड कर दूंगा। तो ये मेरे को मैं दो चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। आप में से बहुत से बच्चे कह रहे हैं एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में, कुछ बच्चे जेनेटिक बॉटलनेक, कुछ फाउंडर इफेक्ट कह रहे हैं। दोनों को मिलाकर के हम क्या कह सकते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट कह सकते हैं। और ये दो की कंसेप्ट इस चैप्टर के इस वीडियो में। और जो बाकी आपके डाउट्स पोस्टेड हैं वो कमेंट सेक्शन मैंने देख लिए हैं। इसके एकदम बाद में और वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा। तो अंकिता हल्दर है, इंड मोहित, सौम्यजीत रॉय चौधरी, नीट मास्टर, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने ये कहा है कि सर ये डिस्कस करिए। तो चलिए एडेप्टिव रेडिएशन सबसे पहले डिस्कस करते हैं। पहला काम करते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन। जल्दी नहीं है कभी भी बेटे, जिस चीज को समझना है तो पैनिक में मत करा करें। एक बार अगर आपकी ये प्रॉब्लम है तो चलिए समझ ही लेते हैं, ज्यादा देर नहीं लगेगी, लेकिन एक बार अच्छे से समझेंगे ताकि दिमाग बिल्कुल पीसफुल हो जाए। रेडिएशन से हमारे दिमाग में ये आता है कि कोई पॉइंट सोर्स है और कोई चीज उससे अलग अलग डायरेक्शन में फैल रही है। जैसे ही आपके दिमाग में रेडिएशन आता है, आपने फिजिक्स पढ़ी है तो आपके दिमाग में रेडिएशन से ही आता है कि कोई एक सोर्स है, उससे चीजें अलग अलग डायरेक्शन में फैल रही हैं। यही मतलब है रेडिएशन का। यहां पर भी इस चैप्टर में भी रेडिएशन का मतलब यही है। एडेप्टिव रेडिएशन में सबसे ज्यादा की चीज ये है कि कोई एक एंसेस्ट्रल स्पीसीज है, बड़े ध्यान से मेरी बात समझिएगा, एंसेस्ट्रल स्पीसीज है। ये एंसेस्ट्रल स्पीसीज बहुत पुरानी नहीं है, काफी रीसेंट है, एक रीसेंट एंसेस्ट्रल स्पीसीज है, और इसके मेंबर्स अलग अलग जगह पर यहां से रेडिएट कर गए। पहले तो रेडिएशन का मतलब समझिए। बेसिकली रेडिएशन, एडेप्टिव रेडिएशन में ये होगा, एक जगह पर कोई एक एंसेस्ट्रल स्पीसीज होगी। मैं ये वो क्लेडिस्टिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मोनोफाइलेक्टिक ग्रुप की, कि सबका एक कॉमन एंसेस्टर, उसके सारे डिसेंडेंट्स, वो बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि कोई एक स्पीसीज समझिए एक एरिया में रह रही है, उसके मेंबर्स जो हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में पहुंच गए। तो हमें ये शब्द समझ में आ गया एडेप्टिव रेडिएशन में रेडिएशन का मतलब क्या है। इसका जो प्रोटोटाइप एग्जांपल है वो डार्विन फिंचेस है। डार्विन फिंचेस में ये कैसे हुआ कि जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, यहां पर वो एंसेस्ट्रल स्पीसीज थी जिसे डार्विन फिंचेस कहते हैं, और यहां से फिंचेस अलग अलग आइलैंड पर पहुंची। आप जानते हैं गैलापागोस आइलैंड, ये गैलापागोस आइलैंड कुछ दूर थे मेन लैंड से, वॉल्केनिक ओरिजिन के। और अब हमें पहले तो रेडिएशन समझ में आ गया। अब देखिए हो ये रहा है कि इस रेडिएशन के बाद में ये सारे के सारे मेंबर्स एक दूसरे से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गए। बड़े ध्यान से समझिए, जब तक ये पांचों चीजें यहां इकट्ठे रह रही थी तो आपस में इंटरब्रीड करती थी, दे शेयर्ड अ कॉमन जीन पूल। लेकिन जब ये अलग अलग जगह पर पहुंच गए तो एक दूसरे से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गए। ये पांचों जब यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं तो मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज है, ये आपस में इंटरब्रीड करके सेम जीन पूल को शेयर कर रहे हैं। यहां पर जब ये पहुंच गए तो अब ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गए, जिसकी वजह से स्पेसिएशन हो गया और नई स्पीसीज बन गई। ये इवॉल्व हो गई इनटू न्यू स्पीसीज। ये जो शब्द है एडेप्टिव, इसमें हम ये देख रहे हैं कि एक कॉमन एंसेस्टर से रेडिएशन हुआ और रेडिएशन की वजह से डिफरेंट एनवायरमेंट्स में पहुंचे। एडेप्टिव रेडिएशन के की कंपोनेंट्स देखिए, एक कॉमन एंसेस्टर था, उससे अलग अलग डायरेक्शन में सारे के सारे मेंबर्स पहुंचे, और वहां जाकर के डिफरेंट क्या है बेटे, एनवायरमेंट्स हैं, और इसकी वजह से
से एडेप्टेशन की वजह से एक रैपिड, काफी रैपिड क्या हुआ है, स्पेसिएशन हुआ है, नई स्पीसीज फॉर्म हुई है। इसे आप एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि यहां पर जो पांचों वैरायटीज थी वो यहां पहुंची, लेकिन यहां पर एनवायरनमेंट के हिसाब से कोई एक पर्टिकुलर बचेगी जो यहां पर एडेप्टेड होगी। इसी तरह से ये पांचों मान लीजिए इस आइलैंड पर भी पहुंची और यहां पर भी वो बचेगी जो यहां के एनवायरनमेंट से क्या थी, एडेप्टेड थी। इस चीज को आप एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। मुझे उम्मीद है ये एडेप्टिव रेडिएशन अब आपको समझ में आ गया। फिर समझ लीजिए की कंपोनेंट ये है, एक कॉमन एंसेस्टर स्पीसीज है, यहां से अलग अलग डायरेक्शन में रेडिएशन हुआ। ये बिल्कुल लिटरल मीनिंग है, अक्षरशः हम यही कहना चाह रहे हैं कि अलग अलग डायरेक्शन में गए, वहां जाकर के डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस थी। उस एनवायरमेंटल कंडीशन को जो एडेप्टेड होगा वो बचेगा। ये समझना बहुत आसान है। और इसकी वजह से रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हुआ और रैपिड स्पेसिएशन हुआ। इस चीज को आप एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डार्विन फिंचेस में जो गैलापागोस आइलैंड पर जो फिंचेस थी, दे रिजेंबल्ड द मेन लैंड स्पीसीज। सो बड़े ध्यान से एक बात लिख देता हूं। मैंने ये फिर मैं चलिए आपको एक एग्जांपल दोबारा देता हूं। मैंने ये कहा, मान लीजिए यहां पर बहुत सारी फिंचेस रहती हैं। उनमें से कुछ फिंचेस ऐसी हैं जो सीड खा सकती हैं, कुछ ऐसी हैं जो वॉर्म खा सकती हैं, कुछ ऐसी हैं जो नेक्टर को सक कर सकती हैं, कुछ ऐसी हैं जो वुड को तोड़ करके उसमें से कोई चीज निकाल के खा सकती हैं। सबकी बीक्स अलग अलग हैं, लेकिन वो यहां पर फ्रीक्वेंटली एक दूसरे से इंटरब्रीड करती हैं और एक ही स्पीसीज है यहां पर। अब हुआ ये कि यहां से एक रेडिएशन हुआ और ये स्पीसीज अलग अलग आइलैंड्स पर पहुंची। और देखिए बड़े ध्यान से, जाने से पहले किसी को नहीं पता होगा कि यहां की एनवायरमेंटल कंडीशन कौन सी है। मान लीजिए कि ये चारों की चारों हर जगह पहुंच गई और ऐसा मानते हैं कि यहां पर सीड्स बहुत ज्यादा थे, तो आप ये समझ जाएंगे कि सीड वाली यहां पर एडेप्टेड है, वो बच जाएगी। इसी तरह वॉर्म वाली यहां पर एडेप्टेड है, वो बच जाएगी। यहां पर नेक्टर सक करने वाली एडेप्टेड है, वो बच जाएगी। यहां पर वुड पैकर जैसी बीक वाली बच जाएगी। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई, क्योंकि अब ये एक दूसरे से आइसोलेटेड है। बेटे बड़े ध्यान से सुनिए, यहां तो सब इकट्ठे रह रहे थे, लेकिन यहां पर अब एक दूसरे से मेट नहीं कर रहे हैं। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया है। इसकी वजह से हमने ये कहा कि रैपिडली क्या हो गया बच्चे, स्पेसिएशन हो गया। ये है एडेप्टिव रेडिएशन। और इसका मतलब ये जो डार्विन फिंचेस है जो आपको आइलैंड पर मिल रही हैं, वो रिजेंबल करती हैं मेनलैंड को। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ये वहीं से डिराइव्ड हैं। लेकिन पैराडॉक्सिकली नंबर ऑफ स्पीसीज आइलैंड पर ज्यादा है। ऑन आइलैंड इज मोर। तो ये आपको एडेप्टिव रेडिएशन का सेंट्रल कंसेप्ट समझ में आ गया। चार बात फिर बता रहा हूं, एक कॉमन एंसेस्टर है, वहां से कॉमन एंसेस्ट्रल स्पीसीज है। पॉइंट नंबर 2, वहां से रेडिएशन हुआ। इसे लिटरली समझिए, जहां पर जो एडेप्टेड था वो सरवाइव किया। इसकी वजह से रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हुआ और रैपिड स्पेसिएशन हुआ। इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों ऐसा है कि गैलापागोस आइलैंड पर जो फिंचेस हैं वो वैसी ही हैं जैसी कि मेनलैंड पर है, पर उनका जो नंबर ऑफ स्पीसीज है आइलैंड पर वो ज्यादा है मेनलैंड से। मुझे उम्मीद है ये चारों बातों से आपको एडेप्टिव रेडिएशन बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसमें से एक और बच्चे ने मेरे से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कि ये एक लैंड है, ये एक बड़ा लैंड है और इसमें लेट अस से कि ये अलग अलग हैबिटेट्स हैं। यहां की ज्योग्राफी अलग अलग है। तो आप ये समझ रहे हैं, एक बहुत बड़ा एरिया है, एक ही एरिया है, एक ज्योग्राफिकल एरिया है, इसमें अलग अलग हैबिटेट्स है। मतलब यहां की एनवायरमेंटल कंडीशन, यहां की एनवायरमेंटल कंडीशन, यहां की एनवायरमेंटल कंडीशन और यहां की एनवायरमेंटल कंडीशन एक दूसरे से अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी अपनी कंट्री ले लीजिए, तो हमारी अपनी कंट्री में आप नॉर्दर्न इंडिया में जाएंगे, एनवायरमेंटल कंडीशंस अलग है। नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, एनवायरमेंटल कंडीशंस अलग हैं। आप सेंट्रल इंडिया में जाएंगे,
एनवायरमेंटल कंडीशंस अलग हैं। आप पेनिनसुलर इंडिया में जाएंगे, एनवायरमेंटल कंडीशंस अलग है। आप हमारे आइलैंड्स पर जाएंगे, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, वहां पर हम ये देखेंगे कि एनवायरमेंटल कंडीशंस अलग हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई। अब सोचिए ये कि यहां पर मान लीजिए एक एंसेस्ट्रल स्पीसीज है, यहां पर एक एंसेस्ट्रल स्पीसीज है और इसका एक रेडिएशन हुआ, इसका एक रेडिएशन हुआ। सो समझ लीजिए कि यहां पर क्या आप मानेंगे कि जो एडेप्टेड होगा वो बच गया? सो लेट अस से उसको हमने कहा वन, जो इनमें से जो फर्स्ट वैरायटी थी वो तो इस एरिया के लिए एडेप्टेड थी, यहां बच गई। इसमें जो सेकंड वैरायटी थी वो यहां बच गई, और इसमें जो थर्ड वैरायटी थी वो यहां बच गई, और इसमें जो फोर्थ वैरायटी थी वो यहां बच गई। क्या ये बात आप समझ गए? क्योंकि यहां पर हर एक जना पहुंचेगा डिफरेंट हैबिटेट्स में, लेकिन जो एडेप्टेड होगा वो बच जाएगा। मान लीजिए कुछ दिनों बाद एक और एडेप्टिव रेडिएशन यहां पर हो गया। सो ऐसे समझिए कि यहां पर एक और एडेप्टिव रेडिएशन हो गया, और लेट अस से कि हमने ये कहा कि एक और एंसेस्ट्रल स्पीसीज A-AS- कह देते हैं, इसका भी एडेप्टिव रेडिएशन हो गया, लेकिन इसी ज्योग्राफिकल एरिया में डिफरेंट हैबिटेट्स में। आपकी एनसीईआरटी की लाइन आपको समझ में आ गई होगी, डिफरेंट हैबिटेट्स में। तब आप क्या देखेंगे कि यहां पर जो ये दूसरा एडेप्टिव रेडिएशन है, लेट अस से कि यहां पर इस रेडिएशन के बाद में, एडेप्टेशन के बाद में 1 बचा, यहां 2 बचा, यहां 3 बचा, यहां 4 बचा। अब आप मुझे बताइए कि आप इन दोनों के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं? इन दोनों के बारे में आप क्या कमेंट कर सकते हैं? क्योंकि ये दोनों सिमिलर एनवायरमेंटल कंडीशंस में रह रहे हैं, और ऑर्गेनिजम्स जो सिमिलर एनवायरमेंटल कंडीशंस में रहते हैं, सिमिलर एनवायरमेंट में रहते हैं, वो बेटे उनके ऊपर सिमिलर सिलेक्शन प्रेशर होगा, उनके ऊपर सिमिलर सिलेक्शन प्रेशर होगा, और इस सिमिलर सिलेक्शन प्रेशर की वजह से दे टेंड टू रिजेंबल ईच अदर, वो एक जैसे दिखने लगते हैं। तो वेल और डॉल्फिन मछली नहीं है, लेकिन मछली जैसी दिखती है, क्योंकि वो एक कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हुआ है। इसको हम क्या कहते हैं बेटे? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। और अब आपकी एनसीईआरटी की लाइन आपको समझ में आ गई कि when more than one adaptive radiation seems to have occurred more than one time in a defined geographical area, one can call this as an example of convergent evolution. So मैं आपकी एनसीईआरटी में इस चैप्टर को खोल लेता हूं, एक बार देखिए इसको। इस चैप्टर में बड़े ध्यान से देखिए, यहां पर आपकी एनसीईआरटी इस लाइन को कह रही है, इसको एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। ये भी लाइन आप लोगों ने मेरे से पूछी है, उम्मीद है अब आपको ये लाइन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। सो देखिए, ये वो लाइन है जिसके बारे में हमने बात करी। देखिए, when more than one adaptive radiation appear to have occurred in an isolated geographical area, जब एक से ज्यादा एडेप्टिव रेडिएशन हो रही है एक आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया में, और जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे? व्हाट इट इज रिप्रेजेंटिंग? इट इज रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट हैबिटेट्स। वन कैन कॉल दिस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। सो मेरा कहने का मतलब है, एक ही एरिया में अगर एक से ज्यादा एडेप्टिव रेडिएशन हुई है लेकिन डिफरेंट हैबिटेट्स में हुई है, एनवायरमेंटल कंडीशन के लिए एडेप्टेशन जरूरी है, वो 4 पॉइंट याद रखिए जो एडेप्टिव रेडिएशन में मैंने आपको बताया। तो वो एक पहले एडेप्टिव रेडिएशन से जो पर्टिकुलर हैबिटेट में बचा, दूसरे एडेप्टिव रेडिएशन से पर्टिकुलर हैबिटेट में जो बचा, वो एक जैसे दिखने लगेंगे। इसे हम क्या कहते हैं बेटे? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। एक और चीज समझिए, मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर एरिया में लेट अस से कि इस पर्टिकुलर एरिया में यहां पर एक एडेप्टिव रेडिएशन हुआ, और ये एडेप्टिव रेडिएशन मार्सुपियल्स का हुआ। सो ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में ये एक एडेप्टिव रेडिएशन मार्सुपियल्स का हुआ। लेट अस से यहां पर मार्सुपियल 1 बचा, यहां मार्सुपियल 2 बचा, यहां मार्सुपियल 3 और यहां मार्सुपियल 4। जो मेनलैंड है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से जो अलग हो चुका है इससे, वहां पर मार्सुपियल नहीं मिलते, वहां पर यूथेरियंस मिलते हैं, ट्रू प्लेसेंटल मैमल्स। मान लीजिए उनका भी यहां से एडेप्टिव रेडिएशन हुआ, और लेट अस से यहां पर E1 और ये E2
E3 और ये E4 यहां पर बचे। और एक सिंप्लीफाइड चीज ये समझिए कि यहां की एनवायरमेंटल कंडीशन और यहां की एनवायरमेंटल कंडीशन एक जैसी है। सो क्या आपको नहीं लगता कि ये मार्सुपियल और ये यूथेरियन एक जैसे लगेंगे? तो जो रिजेंबलेंस है ऑस्ट्रेलिया में मार्सुपियल की मेनलैंड के यूथेरियन के साथ में, अगर वो सेम एनवायरमेंटल कंडीशन में है तो ये अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म है जो सिमिलर एनवायरमेंटल कंडीशंस में पहुंच गए हैं, जिनके ऊपर सिमिलर सिलेक्शन प्रेशर लग रहा है और उनकी जो रिजेंबलेंस है वो एक जैसी हो जाएगी। इसको हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में मार्सुपियल्स क्यों फैले? एडेप्टिव रेडिएशन हुआ इनका। ऑस्ट्रेलिया में हमने ये कहा कि ऑस्ट्रेलिया में जो मार्सुपियल्स हैं वो मेनलैंड के यूथेरियन से क्यों मिलते हैं? उनसे मिलेंगे जो सिमिलर एनवायरमेंटल कंडीशन में रहते हैं। ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल है। एक डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया में डिफरेंट हैबिटेट्स में अगर एक से ज्यादा एडेप्टिव रेडिएशन हुआ है तो हम ये कह रहे हैं कि आप इसे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन मान सकते हैं। एडेप्टिव रेडिएशन में एक कॉमन एंसेस्ट्रल रीसेंट एंसेस्ट्रल स्पीसीज है, उससे रेडिएशन हुआ, उससे अलग अलग एनवायरनमेंट के लिए एडेप्टेशन हुई, उसके बाद सर्वाइवल हुआ एंड इट लीड्स टू रैपिड स्पेसिएशन। ये चीज एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में आपको पता होनी चाहिए। अभी भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में इसको करिए और इसी तरह से हम हर चैप्टर में अब करने की कोशिश करेंगे जितना भी पॉसिबल है कि इस तरह से आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। सो मुझे उम्मीद है ये वाला डाउट अब एब्सोल्युटली क्लियर है। दूसरी जो चीज बच्चे पूछ रहे हैं वो है जेनेटिक ड्रिफ्ट। सो जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब समझिए बेटे, कंसेप्ट समझिए। जेनेटिक ड्रिफ्ट बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में छोटी सी बात आपको बताता हूं। इसको हम सीवल राइट इफेक्ट कहते हैं। सो जेनेटिक ड्रिफ्ट को आप सीवल राइट इफेक्ट कहते हैं। और पहली बात बड़े ध्यान से समझिए कि जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट करती है स्मॉल पॉपुलेशन पे। तो कुछ कंडीशंस लिखते हैं ऑपरेट करती है स्मॉल पॉपुलेशन पे। इस दूसरी चीज ये है नॉन डायरेक्शनल है। नॉन डायरेक्शनल है, नॉन डायरेक्शनल है, इसका मतलब अभी आपको समझाता हूं बिल्कुल। और एक बिल्कुल रैंडम इवेंट है और रैंडम चांस इवेंट की वजह से हो रहा है। रैंडम चांस इवेंट की वजह से हो रहा है। ये चीज जो है जेनेटिक ड्रिफ्ट है। इसकी वजह से अगर हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है या अलील या जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, अलील और जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, तब आप इस कंडीशन को जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट में फिर समझ लीजिए एक जीन या अलील की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है पॉपुलेशन में, और किसी पॉपुलेशन में जीन या अलील की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो इवोल्यूशन हो रहा है। इसीलिए जेनेटिक ड्रिफ्ट एक इवोल्यूशनरी इवेंट है। लेकिन जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में खास बात यह है कि एक तो छोटी पॉपुलेशन की बात हो गई, कोई डायरेक्शन नहीं है इसकी, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रोबेबली ये है कि एक चांस इवेंट पर यह बात डिपेंड करती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको एक एग्जांपल से समझाने की आपको कोशिश करता हूं। जेनेटिक ड्रिफ्ट के साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना एसोसिएटेड है, इसे आप जेनेटिक बॉटलनेक कहते हैं। सो जेनेटिक बॉटलनेक में होता यह है कि एक पॉपुलेशन है, छोटी है, और उसमें सडनली क्रैश हो गया, कोई चांस इवेंट हुआ और उसकी वजह से पॉपुलेशन साइज क्रैश हो गया और उसकी वजह से कुछ ही बच गए और इनमें वेरिएशन कम है, इनमें वेरिएशन कम है और इनका थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन बढ़ गया। इस चीज को आप जेनेटिक बॉटलनेक कहते हैं। तो इसको मैं समझाता हूं आपको, इधर देखिए। लेट अस एज्यूम कि एक छोटा आइलैंड है। ये एक बेटे आइलैंड है। इस आइलैंड पर ऐसा मानते हैं कि चलिए यहां पर 200 लोग रहते हैं, तो केवल छोटी पॉपुलेशन है, 200 लोग रहते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं। इस 200 लोगों में यहां पर एक नदी है और 180 यहां रहते हैं और 20 यहां रहते हैं। तो ये जो है कंपटीशन में ठहर नहीं पाए, ये बेहतर एडेप्टेड नहीं थे, इनको इन लोगों ने यहां से यहां भगा दिया, ये छुप करके यहां रह रहे हैं, ये बेहतर नहीं है, यहां बच गए क्योंकि अभी इनका नंबर भी कम है इनके कंपटीशन की वजह से, पर ये यहां नहीं मिलते। ज्यादातर वेरिएशन यहां मिल रही है। ये पॉपुलेशन जो 180 लोगों की है इसमें काफी वेरिएशन है। अब हुआ क्या बेटे, किसी वजह से एक चांस इवेंट हो गया, दिमाग लगाइएगा, एक चांस इवेंट हो गया एंड लेट अस से एक फ्लड आ गई।
सो एक फ्लड आ गई, ये जो नदी है इसमें बाढ़ आ गई, और बाढ़ आने की वजह से क्या हुआ बच्चे कि ये जो है यहां पर ये पूरा का पूरा पानी यहां फैल गया और ये 180 लोग मर गए। तो देखिए बेटे, ये जो बच गए, ये 20 बच गए, ये डायरेक्शनल नहीं है। जनरली इवोल्यूशन में जब नेचर सेलेक्ट करता है तो किसी चीज को सेलेक्ट करता है जो बेहतर एडेप्टेड है। यहां पर तो जो चपेटे में आ गया वो मारा गया। ये तो एक रैंडम चांस इवेंट हो गया कि ये 20 बच गए, और सडनली आप ये देख रहे हैं कि पॉपुलेशन क्रैश हो गई। 180 की जगह केवल कितने रह गए बेटे? 20 रह गए। अब आप ये समझ गए कि यहां पर वेरिएशन बहुत कम है। अब इनमें वेरिएशन क्या है बेटे? बहुत कम है। और वेरिएशन बहुत कम है तो आपको ये पता है कि थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन क्या है बेटे? हाई है। हाई है बेटे। क्या ये बात समझ में आ गई? यहां पर हम ये कह रहे हैं कि इस पॉपुलेशन का गला घुट गया और इसमें जेनेटिक वेरिएशन कम हो गई। अब इसकी थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन क्या हो गई बेटे? काफी ज्यादा हो गई। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है? इस तरह की चीज में अगर आपने यहां बायोलॉजी ये समझ ली तो इकोलॉजी में आपके लिए समझना बहुत जरूरी होगा कि बहुत आसान होगा कि अगर इस तरह की कोई कहानी हो गई है तो आपको XC2 कंजर्वेशन करना चाहिए। आप एकदम कोरिलेट करेंगे कि थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन हाई है, वेरिएबिलिटी है नहीं, कल को एनवायरनमेंट चेंज हो गया तो सारे मर जाएंगे। हो सकता है कि ये 20 लोग रिप्रोड्यूस करके यहां पर नंबर 2000 हो जाए। ध्यान दीजिएगा बेटे, अगर एनवायरनमेंट बेटे ठीक रहा तो ये 20 जो बच गए ये रिप्रोड्यूस करके इनका नंबर कितना हो गया बेटे? 2000। पर इन 2000 लोगों में उतनी वेरिएशन नहीं होगी जितनी पहले बेटे यहां 200 या 180 लोगों में थी, क्योंकि ये 2000 केवल इसी पेरेंटल स्टॉक से आए हैं। और इस चीज को आप जेनेटिक बॉटलनेक कहते हैं। नंबर रिकवर हो गया, नंबर कई गुना ज्यादा भी हो गया, डजंट मैटर, लेकिन यहां पर वेरिएबिलिटी नहीं है। गला घुट गया। बॉटलनेक कंचे की बॉटल होती है, उसमें जब आप पानी उड़ेलते हैं तो आसानी से नहीं बाहर निकलता। वेरिएबिलिटी क्या हो गई है? कम हो गई है। ये एक फिनोमेना जेनेटिक ड्रिफ्ट के साथ एसोसिएटेड है। इसे आप जेनेटिक बॉटलनेक कहते हैं। बड़ा आसान है इसको समझना। दूसरा जो है उसे फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। उसको हमने क्या कहा बेटे? फाउंडर इफेक्ट कहा। तो मैं ये कह रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिए, फाउंडर इफेक्ट में क्या हुआ कि ये एक एरिया है और ये एक एरिया में एक लार्ज पॉपुलेशन यहां पर रह रही है। ध्यान दीजिएगा। और उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो यहां पर किसी तरह से सरवाइव कर रहे हैं और उन्हें यहीं पर रहना पड़ा। तो ये सबसेट बेटे यहां कंपटीशन में बचेगा नहीं। तो बड़े ध्यान से मेरी बात समझिए, एक बड़ी पॉपुलेशन इस एरिया में रह रही है और हो क्या रहा है कि यहां पर कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो बहुत बेहतर एडेप्टेड नहीं है, उनका नंबर काफी कम है, किसी तरह से उनकी जान बची हुई है और उम्मीद यह है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। क्या यह बात समझ में आ गई? अचानक क्या हुआ कि एक नई अपॉर्चुनिटी आ गई इनके पास में। यहां पर मान लीजिए एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ ये समुद्र है, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ और लेट अस से एक आइलैंड बन गया। तो एक नया हैबिटेट खुल गया इस वाले लोगों के लिए। ये यहां बेहतर एडेप्टेड नहीं है, ये यहां से यहां चले गए, ये यहां से यहां चले गए। दिमाग लगाइएगा, ये यहां से यहां चले गए और यहां फैल गए और यहां पर बच भी गए और इनका नंबर भी इंक्रीज हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई? यहां से इकोलॉजी का फिर एक और कंसेप्ट आ गया। ये जो यहां से यहां गए हैं इन्हें हम क्या कहेंगे बेटे? पायनियर्स कहेंगे। सो ये पायनियर्स कहेंगे। ये ड्रिफ्ट है बेटे, ये ड्रिफ्ट है। ड्रिफ्ट का मतलब समझ गए आप? लिटरली यहां से हटके यहां तक ये ड्रिफ्ट हो गए। जैसे होता ना कोई एक आप चीज को पानी में फेंके वो ड्रिफ्ट होकर के दूर चली जाए, वही सेंस हो गया ड्रिफ्ट का। सो यहां से ये जो छोटी पॉपुलेशन है, जो ओरिजिनली ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन है, इनको आप पायनियर्स कहेंगे और वो इस नए एरिया में एक नए जीन पूल का फाउंडेशन ले करेंगे। इसे फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। सो यहां पर अब जो जीन पूल है वो ये लोग डिसाइड करेंगे, दे लेड अ फाउंडेशन फॉर अ न्यू जीन पूल। सो ये वो दूसरा तरीका है जिसे फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। ये जो ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन है इसे आप पायनियर कहते हैं। इन्होंने एक नया जीन पूल यहां पर एस्टैब्लिश कर दिया। अब ये नंबर यहां पर बढ़ेगा, तब आप इसको क्या कह रहे हैं बेटे? फाउंडर इफेक्ट। अगेन देयर इज अ पोटेंशियल ऑफ स्पेसिएशन। यहां पर फिर देखिए रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया। इसकी वजह से क्या हो सकता है बेटे? स्पेसिएशन हो सकता है। सो जेनेटिक ड्रिफ्ट सोच के देखिए। मान लीजिए कोई एक देश है, उस देश में लेट अस से 100 करोड़ लोग रहते
रहते हैं और वहाँ पर एक जगह पर सुनामी टकराई। सो जो सुनामी है वो सुनामी आप जानते हैं किसे कहते हैं, वो टकराई और लेट अस से कि 1000 लोग मर गए। सो इतनी पॉपुलेशन में अगर 1000 लोग मर गए तो जीन पूल पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन छोटा सा आइलैंड सोचिए जहाँ पर 500 लोग रहते हैं और वहाँ पर बेटे सुनामी टकराई तो हो सकता है 5 ही बचे। ये बेटे जेनेटिक बॉटलनेक आपको समझ में आ रहा है? ये इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये जो है छोटी पॉपुलेशन की बात हो रही है जेनेटिक बॉटलनेक की, और जो ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन है ये भी छोटी पॉपुलेशन थी, पूरी पॉपुलेशन नहीं गई, उसका एक सबसेट गया जो वहां नहीं बच पा रहा था। अचानक एक नया जगह उसको मिल गई, हैबिटेट मिल गया और एक नई अपॉर्चुनिटी अराइज हो गई, वो वहां पहुंच गया और वहां पर वो फ्लरिश कर दिया, वहां वो पायनियर बना और उसने एक नए जीन पूल का फाउंडेशन किया। जेनेटिक ड्रिफ्ट हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगा, जीन और अलील फ्रीक्वेंसी को चेंज करेगा, लेकिन ये डायरेक्टेड नहीं होगा, नॉन डायरेक्शनल होगा, रैंडम होगा, बिल्कुल चांस इवेंट होगा, जिससे जीन पूल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जीन पूल में जीन और अलील की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। उम्मीद है ये शब्द अब आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। बहुत जल्दी आपके और जो डाउट्स हैं उनका वीडियो मैं पोस्ट कर रहा हूं, आप भी कंटिन्यू करिए अपने अपने डाउट्स को पोस्ट करने के लिए। मैं यहां पर एज एंड व्हेन पॉसिबल टू द बेस्ट ऑफ माय कैपेबिलिटी उनको दूर करने की कोशिश करता हूं।